नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से महिला पर्यवेक्षक के एग्जामिनेशन आरंभ हो रहे हैं। जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं उन सभी को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक। और जिनके प्रवेश पत्र नहीं आए हैं उनके भी आना अतिशीघ्र ही आरंभ हो जाएंगे। वर्तमान में आप वेबसाइट में अगर देखेंगे तो केवल परीक्षा की तिथि को बताया गया है और 7 दिवस पूर्व ही आपकी सिटी इन्फॉर्मेशन और सेंटर बता दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहें। इसी श्रृंखला के तहत हमने आज आपके लिए लाए हैं प्रबंध की गुण से संबंधित 50 एमसीक्यूज़। तो चलिए आरंभ करते हैं अगले 50 एमसीक्यूज़ को। हमारा पहला प्रश्न आज का हमने लिया है, अनुशासन को प्रायः किस प्रकार की अवधारणा माना जाता है। ऑप्शन है आपको ए अनिश्चित एवं अस्पष्ट, बी क्षणभंगुर एवं अस्थायी, सी लचीला एवं सहज और डी सख्त एवं कठोर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुशासन जो होता है प्रायः सख्त और कठोर होता है, इसलिए इसे सख्त और कठोर अवधारणा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य प्रेरणा में कौन सी भूमिका निभाते हैं। आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए प्रेरणा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी वे हमें अभिभूत अनुभव कराते हैं, सी वे दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं, डी वे अनावश्यक दबाव उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्य प्रेरणा में दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घकाल में कौन सी प्रेरणा अधिक टिकाऊ साबित होती है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए बाहरी प्रेरणा, बी आंतरिक प्रेरणा, सी दोनों का मिश्रण और डी ना तो आंतरिक और ना ही बाहरी प्रेरणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकाल में आंतरिक जो प्रेरणा होती है सबसे ज़्यादा टिकाऊ साबित होती है। अगला प्रश्न है, परावलंबी किस आनंद से सदा वंचित रहता है। ऑप्शन ए संपत्ति के भोग के आनंद से, बी ऐश्वर्य के भोग के आनंद से, सी स्वयं परिश्रम से अर्जित की हुई संपत्ति के भोग के आनंद से और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वयं परिश्रम से अर्जित की हुई संपत्ति के भोग से आनंद से हमेशा परावलंबी जो होता है वंचित होता है। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन ने ही मनुष्य को पशुओं से अलग किया है, इस कथन का तात्पर्य। ऑप्शन ए पशु स्वाभाविक रूप से अधिक स्वावलंबी होते हैं, बी मनुष्य अधिक स्वावलंबी होता है, सी स्वावलंबन के कारण ही मनुष्य पशु से ऊपर उठ सका है और डी स्वावलंबी बनने की चाह मनुष्य में अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वावलंबन के कारण ही मनुष्य पशु से ऊपर उठ सका है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा में आत्मविश्वास का क्या महत्व है। ऑप्शन है आपको, ए प्रेरणा पर इसका कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, बी यह सफलता एवं चुनौतियों से पार पाने की हमारी क्षमता में विश्वास को बढ़ावा देता है, सी यह हमें असहाय एवं हतोत्साहित अनुभव कराता है और डी यह हमें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने से बचने की अनुमति देता है। तो दोस्तों आत्मविश्वास का क्या महत्व पूछा है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह सफलता एवं चुनौतियों से पार पाने में हमारी क्षमता में विश्वास को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रेरणा का सटीक उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए केवल अभिव्यक्ति के आनंद हेतु रचनात्मक जुनून का पीछा करना, बी संचार के आनंद हेतु नई भाषा सीखना, सी शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु व्यायाम करना और डी अच्छे अंकों के लिए कार्य पूरा करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा का सटीक उदाहरण है संचार के आनंद हेतु नई भाषा सीखना। अगला प्रश्न है, मनुष्य रोजगार की तलाश में कब लगता है। ऑप्शन ए विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर, बी आर्थिक जरूरत होने पर, सी गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने से पहले और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मनुष्य रोजगार की तलाश में गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने से पहले लगता है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा को क्या दर्शाया गया है। ऑप्शन ए याच्छादिक संयोग, बी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों का जटिल तालमेल, सी सचेत निर्णयों का परिणाम और डी बाहरी परिस्थितियों का एक समूह। तो दोस्तों प्रेरणा जो होती है वो आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों का जटिल तालमेल होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला प्रश्न है, चुनौतियां प्रेरणा को कैसे प्रभावित करती हैं। ऑप्शन ए यदि वे अत्यधिक कठिन हो तो निराशाजनक हो सकती हैं, बी उपयुक्त चुनौतियां प्रेरक हो सकती हैं तथा विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, सी प्रेरणा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और डी वे हमेशा प्रेरणा में कमी लाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
चुनौतियाँ प्रेरणा को प्रभावित करती हैं, यदि वे अत्यधिक कठिन हो तो निराशाजनक हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह को द्वितीयक समूह से क्या अलग करता है? ऑप्शन ए, बातचीत का आकार और अवधि, बी, अंतरंगता और भावनात्मक बंधन, सी, औपचारिकता और संरचना, और डी, लक्ष्य और उद्देश्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरंगता और भावनात्मक बंधन। प्राथमिक समूह में परिवार, करीब दोस्तों का समूह, बचपन के मित्र का समूह के उदाहरण होते हैं। वहीं अगर द्वितीयक समूह की बात करें तो रेलवे स्टेशन में आप किसी के साथ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, या कार्यस्थल में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, द्वितीयक समूह के उदाहरण होते हैं। तो इसमें अंतरंगता और भावनात्मक बंधन ये का जो होती है वो कमी होती है द्वितीयक समूह में। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वावलंबी व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा का पात्र क्यों होता है? ऑप्शन ए, क्योंकि वह सबका आदर करता है, बी, क्योंकि वह सफलता की राह पर अग्रसर होता है, सी, क्योंकि वह अपने मन की सुनता है, डी, क्योंकि वह अपने दोस्तों का ख्याल रखता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वह सफलता की राह पर अग्रसर होता है, इसलिए स्वावलंबी व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा का पात्र बनता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? ए, स्वावलंबन केवल राष्ट्र के लिए ही आवश्यक है, बी, मनुष्य स्वभावतः सुख की चाह रखता है, सी, दूसरों पर निर्भरता हमें दूसरों के अनुकरण करने को बाध्य करती है, और डी, आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को स्वाधीन बनने की प्रेरणा देती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वावलंबन केवल राष्ट्र के लिए ही आवश्यक है, यह कथन गलत है। इसके अतिरिक्त अन्य जो कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्या चीज श्रोता की रुचि बनाए रखेगी? ए, स्पष्ट उच्चारण का प्रयोग करना, बी, धीमी गति से बोलना, सी, सही व्याकरण प्रयोग करना, और डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों श्रोता की रुचि बनाए रखने के लिए सभी चीज़ जरूरी है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, स्पष्ट उच्चारण का प्रयोग, धीमी गति से बोलना और सही व्याकरण का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, बातचीत से पहले अर्जित करने का एक और कौशल है। ऑप्शन ए, श्रोता का समय, बी, श्रोता का धन, सी, श्रोता की रुचि, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बातचीत से पहले आपको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि श्रोता आपको समय दे, इसलिए बातचीत से पहले अर्जित करने का एक और कौशल आएगा श्रोता का समय। बातचीत का कौशल दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता होती है। इसमें विचारों, भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यापन संचार में कैसे मदद करता है? ऑप्शन ए, यह अहंकार को बढ़ावा देता है, बी, यह तालमेल बनाता है, सी, यह विषय से ध्यान भटकाता है, और डी, यह तर्कों का खंडन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यापन संचार में तालमेल बनाए रखता है। सत्यापन से तात्पर्य यहाँ पहले से ज्ञात चीज़ों की पुष्टि करना, यानी यह पुष्टि करने की प्रक्रिया होती है जिसमें कोई चीज़ सत्य है या वैध है यह देखा जाता है। अगला प्रश्न है, सहानुभूति होने से व्यक्ति क्या करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए, कमजोरियों को पहचानने की, बी, धारणाएं बनाने की, सी, विभिन्न दृष्टिकोण को समझने की, और डी, भावुक बनने की। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सहानुभूति होने से व्यक्ति विभिन्न दृष्टिकोण को समझे यह अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, संचार में मुखरता कब महत्वपूर्ण होती है? कब महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, नियंत्रण लेते समय, बी, जरूरतों को व्यक्त करते समय, सी, त्वरित निर्णय लेने पर, और डी, उत्तोलन प्राप्त करते समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जरूरतों को व्यक्त करते समय संचार में मुखरता महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्या चीज आपके संचार की विश्वसनीयता खत्म कर देगी? ए, अशिष्ट भाषा का उपयोग, बी, गपशप, सी, झूठ बोलना, और डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी बातें जो है वो आपकी संचार की विश्वसनीयता को खत्म कर देती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी चीज हमें संचार करते समय सही रास्ते पर रखेगा? ए, अपने दर्शकों को व्यवस्थित करना, बी, अपने विचारों को व्यवस्थित करना, सी, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना, और डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही आएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने विचारों को व्यवस्थित करना हमें संचार करते समय सही रास्ते पर रखेगा। अगला प्रश्न है, सफलता की राह आसान हो जाती है? ए, ईश्वर की कृपा के बाद, बी, आत्मविश्वास बढ़ने के बाद, सी, गुरु की कृपा के बाद, और डी, माता पिता की कृपा के बाद।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास बढ़ने के बाद सफलता की राह आसान हो जाती है। अगला प्रश्न है, दूसरों से बात करते समय कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है? ए उच्चारण, बी लहजा, सी जोर देना और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। दूसरों से बात करते समय उच्चारण, लहजा और जोर देना ये सभी चीज महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, स्वनियमन संचार में कैसे मदद कर सकता है? ए भावनाओं को दबाकर, बी गर्म क्षणों में संयम बनाए रखकर, सी चर्चा से हटकर और डी अधिक अभिव्यंजक बनकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्म क्षणों में संयम बनाए रखकर स्वनियमन में संचार में मदद मिलती है। स्वनियमन विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। यह संचार में मदद करता है क्योंकि यह व्यवहार को समझने और सही व्यवहार करने पर प्रतिक्रिया देने में मदद देता है। अगला प्रश्न है, व्याख्या संचार में कैसे मदद करती है? ए यह धारणाओं को प्रकट करता है, बी यह गलतफहमियों को स्पष्ट करता है, सी यह वक्ता को मना लेता है और डी इससे बातचीत समाप्त होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह गलतफहमियों को स्पष्ट करता है। अगर हम किसी चीज़ की व्याख्या करके बता देते हैं तो जो भी गलतफहमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श में एक आवश्यक नैतिक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए पारदर्शिता, बी जवाबदेहिता, सी गोपनीयता और डी स्पष्टवादिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपनीयता। परामर्श में एक आवश्यक नैतिक सिद्धांत गोपनीयता होता है। परामर्श में नैतिकता का एक अहम स्थान होता है। गोपनीयता का सम्मान करना। इसके अलावा परामर्श में नैतिकता के कुछ और सिद्धांत के भी आते हैं जिसमें स्वायत्तता, अहिंसा, परोपकार, न्याय, निष्ठा और सत्यनिष्ठा ये सभी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ जो विकल्प दिए हैं उसके अनुसार नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत गोपनीयता सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्राहक की भावनाओं को मान्य करने से परामर्श में कैसे मदद मिलती है? ए इससे सत्र वापस पटरी पर आ जाता है, बी यह सुधार के क्षेत्रों की पहचान करता है, सी यह आत्मविश्वास और सम्मान प्रदान करता है और डी यह ग्राहक की कहानी का सारांश प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह आत्मविश्वास और सम्मान प्रदान करता है यदि हम ग्राहक की भावनाओं को मान्य करते हैं तो। अगला प्रश्न है, परामर्श में सशक्त प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य क्या है? ए ग्राहक का नेतृत्व करना, बी भावनाओं का अधिक गहराई से पता लगाना, सी समाधान सुझाना और डी बुनियादी जानकारी इकट्ठा करना। तो दोस्तों परामर्श में सशक्त प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य होता है भावनाओं का अधिक गहराई से पता लगाना। अगला प्रश्न है, स्वनियमन से जुड़ी रणनीतियां शामिल नहीं हैं। तो स्वनियमन से जुड़ी रणनीतियां कौन सी है जो इसमें शामिल नहीं है? ए लक्ष्य निर्धारित करना तथा लक्ष्य की और प्रगति की निगरानी करना, बी वांछित और वर्तमान स्थितियों के बीच अंतर को कम करना, सी स्वनिर्देश का इस्तेमाल करना तथा फीडबैक लेना और डी स्वयं के बारे में विचार करना। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं के बारे में विचार करना स्वनियमन से जुड़ी रणनीतियों में शामिल नहीं होती है। अगला प्रश्न है, परामर्श में व्याख्या क्या प्रदर्शित करती है? ए आलोचनात्मक सोच, बी समझ, सी निर्णय और डी प्रक्षेपण। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, परामर्श में व्याख्या समझ को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, प्रति संक्रमण का प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? ए गोपनीयता बनाए रखने के लिए, बी ग्राहक के प्रति पक्षपात से बचने के लिए, सी प्रतिक्रियाओं का खुलासा करने के लिए और डी सामान्य आधार खोजने के लिए। तो दोस्तों यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहक के प्रति पक्षपात को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रति संक्रमण का प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है ताकि ग्राहकों के प्रति पक्षपात से बचा जा सके। प्रति संक्रमण के पूर्ण प्रबंधन के लिए उनके आंतरिक अनुभवों के प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें अपने ग्राहक के साथ भावनात्मक रूप से उपस्थित रहना, उनसे सवाल करना, उनकी बातें सुनना और उनके अंदर चल क्या रहा है ये जानना शामिल होता है। अगला प्रश्न है,
स्वनियमन क्षमता है, तो स्वनियमन कैसी क्षमता है बताना है। ए विचारों को नियंत्रित करने की, बी भावनाओं को नियंत्रित करने की, सी व्यवहारों को नियंत्रित करने की और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वनियमन जो है विचारों को नियंत्रित करने की, भावनाओं को नियंत्रित करने की और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, परामर्श में सहानुभूति प्रदर्शित करने में क्या मदद करता है। ऑप्शन ए ग्राहक के साथ पहचान करना, बी परामर्शदाता के अनुभवों का खुलासा करना, सी पेशेवर सीमाओं को बनाए रखना और डी ग्राहक को अन्यत्र रेफर करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहकों के साथ पहचान करना। ये परामर्श में सहानुभूति प्रदर्शन करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, अच्छे संचार का मूल क्या है। ए सार्वजनिक बोलने का कौशल, बी बहिर्मुखता, सी श्रवण सक्रिय और डी प्रश्न करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय श्रवण जो होता है वो अच्छे संचार का मूल होता है। अगला प्रश्न है, संवेदनशील मानव शरीर के साथ किस उपकरण का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। ऑप्शन ए टीका का, बी कंप्यूटर का, सी टेलीविज़न का और डी रेडियो का। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदनशील मानव शरीर के साथ में वर्तमान में कंप्यूटर का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के मुताबिक साल 2023-24 के मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई में भारत का स्थान है। इसका ऑप्शन है ए 134वां, बी 130वां, सी 100वां और डी 140वां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 134वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के मुताबिक साल 2023-24 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 पर है और यह रैंक 193 देशों के बीच में इन्हें मिली है। अगला प्रश्न है, मॉस्लो के अनुसार प्रेरणा के पदानुक्रम सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं। ऑप्शन ए 2 स्तर, बी 4 स्तर, सी 3 स्तर और डी 5 स्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्लो के प्रेरणा पदानुक्रम सिद्धांत में 5 स्तर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समूह विकास के मानदंड चरण की विशेषता है। ए संघर्ष और सहमति, बी अनिश्चितता और अन्वेषण, सी मजबूत समूह सामंजस्य और विश्वास और डी व्यक्तिवादी लक्ष्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह विकास के मानदंड चरण की विशेषता होती है अनिश्चितता और अन्वेषण। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संचार मॉडल निम्न किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए बर्लो, बी अरस्तु, सी मास्लो और डी मैकग्रेगर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्वप्रथम संचार मॉडल जो है अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रेरणा का प्रकार नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए सकारात्मकता को, बी वित्तीय, सी यांत्रिक और डी गैर वित्तीय। तो दोस्तों सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिकता जो होती है वो प्रेरणा का प्रकार नहीं होती है। इसके अलावा सकारात्मक, वित्तीय और गैर वित्तीय ये प्रेरणा के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक वित्तीय प्रोत्साहन है। ए अधिलाभांश, बी सेवानिवृत्त लाभ, सी वेतन वृद्धि और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वित्तीय प्रोत्साहन में अधिलाभांश, सेवानिवृत्ति लाभ और वेतन वृद्धि तीनों आएंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संचार कौशल में शोर को निम्न किसके द्वारा कम किया जा सकता है। ए प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच दूरी बढ़ाकर, बी वातावरण से विकर्षणों को दूर करके, सी एक साथ कई लोगों से बात करके और डी अस्पष्ट बोलकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वातावरण से विकर्षणों को दूर करके संचार चैनल में शोर को जो है कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। ऑप्शन ए 2009, बी 2008, सी 2007 और डी 2006।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2009 में 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, जिसे नरेगा कहा जाता था, उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया गया। अब इसे मनरेगा के नाम से जानते हैं। इसमें 100 दिनों की अकुशल कार्य की गारंटी दी जाती है। अगला प्रश्न है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, अब्राहम मास्लो के मुताबिक प्रेरणा के पदानुक्रम सिद्धांत में स्तर होते हैं। ये स्तर हैं, ऑप्शन ए आत्म साक्षात्कार, बी सम्मान की ज़रूरतें, सी अपनेपन या प्रेम की ज़रूरतें, और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अब्राहम मास्लो के प्रेरणा पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम सिद्धांत में 5 स्तर होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें आ जाएंगे, यानी आत्म साक्षात्कार, सम्मान की ज़रूरतें, अपनेपन या प्रेम की ज़रूरतें, सुरक्षा की ज़रूरतें और शारीरिक ज़रूरतें। ये 5 ज़रूरतें इसमें होती हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए उदाहरण के आधार पर नेतृत्व करना, बी दृष्टिकोण व धारणाओं में बड़े बदलावों को प्रभावित करना, सी पर्यवेक्षण और संगठन पर ध्यान केंद्रित करना, और डी नियमों को सख्ती से लागू करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। परिवर्तनकारी नेतृत्व में दृष्टिकोण व धारणाओं में बड़े बदलाव को प्रभावित करना शामिल है। अगला प्रश्न है, मास्लो के पदानुक्रम सिद्धांत की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य को क्या प्रेरित करता है और क्या संतुष्ट करता है। बी यह सिद्धांत जरूरतों को विभिन्न स्तरों की खोज के आधार पर मानव प्रेरणा की व्याख्या करता है। सी यह सिद्धांत सबसे विशिष्ट जरूरतों से शुरू होता है और फिर अधिक उन्नत जरूरतों पर आगे बढ़ता है। डी यह सिद्धांत प्रबंधकों के लिए समझने और लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण और सरल प्रेरणा उपकरण बना हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें यह सिद्धांत सबसे विशिष्ट जरूरतों की जगह बुनियादी जरूरतों से शुरू होता है और फिर अधिक उन्नत जरूरतों पर आगे बढ़ता है। ये आना चाहिए था। अगला प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया, बी श्रीमन नारायण, सी एम एन रॉय, और डी के एम मुंशी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एम विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की निम्न किस बैठक में सतत विकास के लक्ष्य यानी SDG निर्धारित किए गए थे? ऑप्शन ए 68वीं बैठक में, सी 69वीं बैठक में, सी 70वीं में, और डी 71वीं में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में सतत विकास लक्ष्य यानी SDG निर्धारित किए गए थे। यह बैठक सितंबर 2015 में आयोजित हुई थी और इस बैठक में 193 सदस्य देशों ने भाग लिया था और विकास के लिए 2030 तक के एजेंडे को अपनाया था। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से लागू किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 2024 के मानव विकास सूचकांक HDI के अनुसार शीर्ष 3 देश निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, बी डेनमार्क, फिनलैंड व स्वीडन, सी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व जर्मनी, और डी न्यूजीलैंड, नीदरलैंड व यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों प्रथम 3 जो देश है यानी शीर्ष पर देश है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे व आइसलैंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? ऑप्शन ए पंचम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी 7वीं पंचवर्षीय योजना, और डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। अगला प्रश्न है, टीम विकास के किस चरण की विशेषता सकारात्मक भावनाओं और प्रारंभिक योजना से संबंधित होती है? ऑप्शन ए स्टार्मिंग, बी सामान्यीकरण, सी प्रदर्शन करना, और डी गठन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टीम विकास के गठन वाला जो चरण होता है उसकी विशेषता सकारात्मक भावनाओं और प्रारंभिक योजनाओं से संबंधित होती है। तो दोस्तों ये आज के हमारे 50 MCQs थे, इसका आप लाभ लें। दोबारा से वीडियो को देखें अगर समझ में नहीं आ पा रहा है एक बार में तो, और लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।